कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का जो पार्ट थर्ड था, जिसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर 100 से 150 तक के बीच करना था, उसको हम लोग कर लेते हैं। ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। और एक किसी दोस्त ने पूछा है कि क्या हिंदी में भी किया जाएगा, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन को हिंदी में भी किया जाए, यानी हिंदी का भी ऐसा ही सेट बनाया जाए। तो पहले इसमें देखते हैं जो बाकी के 50 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू ऑडियंस इन द कोर्ट्स इन इंडिया। इन द कोर्ट्स नहीं होगा, यहाँ पे वर्ड गलत टाइप हो गया है, इन द पार्लियामेंट होगा। यह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 100 का सी सही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 101 क्या पूछ रहा है, द लेजिस्लेचर ऑफ 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ 2 हाउसेस। इसमें कह रहा है कि जो कई स्टेट है भारत में, 7 स्टेट हैं, अब 6, उनमें 2 लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे लोकसभा राज्यसभा केंद्र में है, उसी तरह से विधानसभा और विधान परिषद कई राज्यों में है। परंतु दिए गए ऑप्शन में से, दिए गए विकल्प में से किस एक राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 101 का सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 102, हु अपॉइंट्स स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो इसमें प्रेसिडेंट के पास ये पावर है अपॉइंट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, अंडर आर्टिकल 19(2) when were the word the sovereignty and integrity of India added as a restriction to freedom of speech and expression। तो इस क्वेश्चन का पहले आप बैकग्राउंड समझ लीजिए, फिर आंसर आप समझ जाएंगे कि जो हमारे आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पावर दिया गया है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का आधार आर्टिकल 19(2) में दिया गया है। तो उसी में से एक नया जोड़ा गया था कि द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी इसके विपरीत या इसके बाउंड्री लाइन के बाहर कुछ आप नहीं बोल सकते, बोलने का फ्रीडम नहीं होगा। ये शब्द 16वें अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट 104, द 42वां अमेंडमेंट कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। तो ये डेट है, इसको आप याद रखें, 3 जनवरी 1977 को ये इफेक्ट में आया था। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर है सी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। बहुत सारे क्वेश्चन बड़े होते हैं, यानी पढ़ने पे बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो बहुत इजी होते हैं। उसका जो की पॉइंट एक होता है, उसको यदि आप पकड़ लेते हैं पहले राउंड में पढ़ने के बाद या दूसरे राउंड में भी, तो वो बहुत आसान होता है। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन में 105 में देखिए, आर्टिकल 33 डील्स विद प्रोविज़न फॉर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। However, the state can impose compulsory service for public purposes, and in imposing such services, the state shall not make any discrimination on the ground। इस पे कह रहा है कि स्टेट कोई अन्य ग्राउंड पे, जो ये ग्राउंड बताए गए हैं, इनमें से किसी एक पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। यहाँ पे करेक्ट कर ले, आर्टिकल 23 है। 105 क्वेश्चन नंबर जो है, इसको फिर से मैं पढ़ देता हूँ। ये आर्टिकल 23 में बताया गया है कि कोई सी भी पर्सन से, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 23 में, और फोर्स लेबर भी प्रोहिबिटेड है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, वो काम ले सकती है, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करेगी रिलीजन, रेस और कास्ट, पैलेस ऑफ बर्थ के साथ में। इसी पे एक और बात ध्यान दीजिए कि जो रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास की बात की गई है, ये 2-3 जगह पे ऐसा मेंशन किया गया है। एक तो आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 2 को देखें आप, आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 2 को देखें, फिर आर्टिकल 29 में भी ये बात है।
और 325 में, 4 जगह संभवतः ये बात है। इसको आप जब बेयर एक्ट पढ़ें तो अच्छा से देख लें। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। 106, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट ऑफ अ बिल। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या सही है एक बिल के संबंध में। जो लोग प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं या पॉलिटी का नॉलेज है वो तो बिल को जानते होंगे, लेकिन जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनको बहुत सारे बात और बहुत सारे वर्ड को वर्ड टू वर्ड जानना होता है, नहीं तो उन्हें कन्फ्यूजन सा लगता है, बोरिंग सा भी लगने लगता है कभी कभी। तो बिल जो मसौदा होता है किसी भी कानून का, पार्लियामेंट से पास होने के पहले का जो नाम है, एक प्रकार से समझिए आपका बेयर एक्ट का नाम, इसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलने से पहले और दोनों सदनों में पेश करने के समय इसका नाम बिल होता है। तो उसी के संबंध में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो विकल्प दिए गए हैं 106 का, इसमें से सही विकल्प ए है, मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। सही है। और इसी से संबंधित 4 पॉइंट और है जिसको आप ध्यान रखेंगे। पहली बात है कि मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, और जब राज्यसभा में इसको भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास बहुत बड़ा पावर नहीं होता है। इस पे राज्यसभा को 14 दिन के अंदर कंसीडर करना होता है, नहीं तो ये स्वतः पास मान लिया जाता है। और एक इसके संबंध में क्वेश्चन आता है कि कौन सा बिल मनी बिल है या अदर बिल है, ये कौन डिसाइड करेगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष एक्सक्लूसिवली डिसाइड वही करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107, एवरी डिसीजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन एट अ मीटिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस दैन। तो इसमें कितने लोगों के द्वारा सारे फैसले लिए जाते हैं? 3/4 ऑफ द वोट एंड द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो हम लोग ऑर्डिनरी 2/3 1/4 ऐसे जानते हैं, लेकिन इस पे जो है 3/4 है, तो इसको हम लोग को ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 108, विच आर्टिकल स्टेट दैट थिंग ऑफ वैल्यू विद इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ कंटिजेंटल सेल्फ एंड रिसोर्सेज ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शैल बी वेस्टेड इन द यूनियन। तो ये जो आर्टिकल 297 है उसमें बताया गया है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पाए जाएंगे कुछ भी चीज़, उस पर यूनियन का अधिकार होगा, वो यूनियन में वेस्टेड होगा। ये सीधा सीधा बेयर एक्ट का ही प्रोविज़न है। नेक्स्ट 109, हु शैल अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का पावर प्रेसिडेंट में है और किसी में नहीं है। नेक्स्ट 110 क्वेश्चन नंबर, इन विच केस द अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 टू बी वाइड। तो पहले जानते हैं कि 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से संबंधित था, और इसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के केस में, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसको वाइड डिक्लेयर कर दिया गया। और ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन कहाँ है? तो सुप्रीम कोर्ट में उन अधिवक्ताओं का ये एसोसिएशन है जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में एक अधिवक्ताओं की परीक्षा होती है जिसको पास करने पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो लोग वहाँ पे चुने जाते हैं, इससे संबंधित ये है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। इसमें पूछा गया है द एक्सप्रेशन इक्वेलिटी बिफोर द लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो जनरली हम लोग जानते हैं इस बात को कि इक्वेलिटी बिफोर द लॉ कंसेप्ट है, ये ब्रिटेन के जूरिस्टों का कंसेप्ट है, इसे इस तरह से समझें। पहले एडवर्ड कोक इसके पहले प्रतिपादक हैं, और डायसी जो है इसको सिस्टमेटिक रूप से बताए थे। लेकिन हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, और इसी पे ट्रिक है, आप समझें इसको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, जनरली हम लोग यूके का कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्लिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। एक और बात आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसे इंग्लैंड ब्रिटेन कई नामों से जानते हैं, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जैसा, वहाँ अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक क्वेश्चन है कि कहाँ का संविधान अलिखित संविधान है, तो वो हो जाएगा यूके का।
अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए किया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसलिए ये डायरेक्ट फ्रेज इनरिस कॉन्स्टिट्यूशन में यूज है, वहीं से हमने लिया है, हम लोगों ने अपने संविधान में लिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब फिर क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट 112 में सेक्शन जो यहाँ पे लिखा है वो गलत है, आर्टिकल होगा आर्टिकल 19 डील्स विद आर्टिकल 29 डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 माइनॉरिटी के इंटरेस्ट से संबंधित है। 10 नो पर्सन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ। इसमें कहा गया है माइनॉरिटी के संबंध में, ये आर्टिकल 29 और 30 की तरफ जब पढ़ेंगे आप तो दिया जाएगा, लेकिन वैसे माइनॉरिटी स्कूल जो गवर्नमेंट से एड लेते हैं, एड मतलब सुविधाएं पैसा जो भी है लेते हैं, वो रिलीजन रेस कास्ट लैंग्वेज के आधार पर छात्रों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अगर आप सरकार से एड लेंगे, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, तो सरकार के नियमों के हिसाब से चलना होगा और सबको एडमिशन देना होगा। यही फ्रेज रिलीजन रेस कास्ट लैंग्वेज ये यूज 4 जगह हमारे संविधान में किया गया है, इसको आप बैरेक में मार्क कर लेंगे और एक जगह लिख भी लेंगे, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 29 में और आर्टिकल 325 में, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 द मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास शैल बी अपॉइंटेड बाई। तो बैकवर्ड क्लास के मेंबर किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 द 10th शेड्यूल वाज एडेड बाई। तो जो 10वीं अनुसूची है हमारे संविधान में, वो किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, तो 52वें अमेंडमेंट से 1985 में जोड़ा गया था। जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी, बाद में हमने 4 अनुसूची जोड़ी जिससे 12 अनुसूची अभी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 12th शेड्यूल कंटेन प्रोविजन फॉर, यानी हमारे संविधान का जो 12वां अनुसूची है वो किससे संबंधित है, 12वां अनुसूची म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है और 11वां अनुसूची पंचायत से संबंधित है। इन सबों को आप ध्यान में रखेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला भी ध्यान रखेंगे कि कहाँ से है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो 323 ए भी संभवतः, इसको बैरेक साहब देख के करेक्ट ही नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में दिया है करेक्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए, तो इसमें आर्टिकल 366 से संबंधित है। आर्टिकल 366 बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संविधान का। वैसे पूरा संविधान, पूरा बैरेक्ट महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य है कि ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें कई परिभाषा दिया गया है और ख़ास करके एक 366 सब क्लॉज 18 में इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। तो आप सीरियल वाइज सबको देख लेंगे। एक अमेंडमेंट के माध्यम से 102 अमेंडमेंट 2018 में जो हुआ उसके माध्यम से एक 26C जोड़ा गया है जो डील करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बारे में। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को देखेंगे। उम्मीद है बैरेक्ट में तुरंत आर्टिकल 366 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीट इज कॉमनली नॉन एज द बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, इसको हैबियस कार्पस को कहते हैं। पर्सनल फ्रीडम से संबंधित जो रीट सबसे महत्वपूर्ण हैबियस कार्पस ही है। एक केस भी है शिवाकांत शुक्ला वर्सेस कमिश्नर ऑफ जबलपुर, जिसे हैबियस कार्पस केस के नाम से भी जानते हैं। उसको आप लोग जरूर देखेंगे, वो नाम से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 118। इस क्वेश्चन में इतना बड़ा सेंटेंस लिखा है लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यहाँ से है कि हाउएवर। आप वैसे पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, वैसे इसका मेन बता दे रहा हूँ क्या है। हाउएवर द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट शैल इन नो केस बी लेस देन। तो 40 से कम किसी भी राज्य में
विधायकों की संख्या नहीं होगी, विधानसभा में सदस्यों की संख्या, परंतु इसके कई राज्य एक्सेप्शन भी हैं। मिनिमम संख्या क्या है? 40, इससे कम नहीं होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया है कि जितने भी लोकसभा में एमपी हैं उनके कितने प्रतिशत को मंत्री चुना जा सकता है? तो वो 15% को। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड फिलिंग द ब्लैंक ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। इसमें 15% है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। इसमें पूछा गया है द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा शैल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट मोर देन टोटल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरेटरी। तो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं और टोटल जो संख्या है 238 है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। इसमें पूछा गया है द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट के सदस्य और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एमपी और एमएलए दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। कांट बी अरेस्टेड इन सिविल एक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 40 डेज बिफोर और आफ्टर द सेशन। सिविल मामले में विधायक और सांसद को 40 दिन पहले या सेशन के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। द गवर्नर में एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू द। रिजाइन जो है गवर्नर अपना किसको देंगे? तो ये प्रेसिडेंट को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 का सही ऑप्शन सी है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 जिसमें पूछा गया है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो स्मोकर्स कांट बी कंपेल्ड टू बी अ विक्टिम ऑफ एयर पोल्यूशन इन द केस ऑफ। इसमें सिंपल सा इस तरह से क्वेश्चन तो अभी यहीं पे है। पूछा जाता है कि पब्लिक पैलेस पे धूम्रपान निषेध किस केस के माध्यम से किया गया था? तो मुरली एस देवगौड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था कि पब्लिक पैलेस पे आप धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, आर्टिकल 15(5) वाज एडेड बाई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और सीधा अमेंडमेंट पूछा गया है। तो 93वां संविधान संशोधन 2005। क्वेश्चन नंबर 125, विच आर्टिकल डील विद द फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो ये 301 अनुच्छेद 301 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं हम लोग। अब देखिए 126 को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि इसमें क्या टेक्निकलिटी पूछा गया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल सा ये है जो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी ऑप्शन में आर्टिकल दिया गया है और इनमें से किस में क्या, क्वेश्चन क्या है, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज with respect to goods and service tax provided under article 246A if the Rajya Sabha pass a resolution by 2/3 majority that it is necessary in the national interest। अब आपसे सारा घुमा लिया गया है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में मतलब ये है कि नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट किस अनुच्छेद में कानून बनाता है। तो ये 249 है। सिर्फ इतना सा है कहानी और इसको ट्विस्ट किया गया है इतने बड़े क्वेश्चन के माध्यम से। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या बहुत बार तो बड़ा होने की वजह से पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन पढ़ना सबको चाहिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 127 हम लोग देखते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज़ लोअर्ड द एज अंडर आर्टिकल 326 फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। देखिए आर्टिकल जो 326 है ये क्वेश्चन पूरा ऐसे नहीं बना है, टाइप करके ऐसे है, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो व्यवस्थित क्वेश्चन होते हैं, पूरा कंप्लीट मीनिंग देने वाले होंगे। और यहाँ तो ये एक सेट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसलिए बुलेट फॉर्म में डाल दिया गया है क्वेश्चन को। ऐसा एग्जाम में नहीं होता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 326 में जो वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था उसे किस संविधान संशोधन के माध्यम से 18 वर्ष किया गया।
तो वो 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21 वर्ष से 18 वर्ष वोट देने की आयु घटाई गई थी। ईयर इसका अमेंडमेंट का, आप सारे अमेंडमेंट का ईयर जान लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 128। आर्टिकल 368 एक हैज़ बीन अमेंडेड बाई। तो जो हमारे संविधान का आर्टिकल 368 है वो संविधान में संशोधन के बारे में बात करता है, जिसमें 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से पावर शब्द को यूज किया गया, जोड़ा गया है प्रोसीजर शब्द के स्थान पर। यही बात इसमें है। क्वेश्चन नंबर 129 हम लोग देखते हैं। द पावर ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज ऑफ द अपेक्स कोर्ट वेस्टेड इन। जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बढ़ाने का, वो किसके पास है? तो वो पार्लियामेंट के पास है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेज हैं टोटल? तो 34 जजेज हैं, इंक्लूडिंग CJI। और लास्ट टाइम कब बढ़ाया गया था? तो 2019 में बढ़ाया गया था। कितना बढ़ाया गया था? तो 10% बढ़ाया गया था। तो 10% का 31 पदों का 3 निकला था और उससे जोड़ने के बाद 34 हो गया था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज इन्यूमरेटेड अंडर। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो अनुच्छेद 145(3) में दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने जजेज होते हैं? तो 5 जजेज होते हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने जजेस होते हैं? तो 5 जजेस होते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 131। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 कैन बी इन ऑपरेशन विदाउट द अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, इसमें सिंपल सा बात पूछा गया है कि बिना अप्रूवल के, पार्लियामेंट के अप्रूवल के, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में दिया गया है कितने दिन तक इन्फोर्सिबल यानी लागू रह सकता है? तो वो 2 मंथ है। और आर्टिकल 360 से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने बार लगाया गया है? तो ये अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित यही 2-3 क्वेश्चन मेन है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में दिया है और ये भारत में कितनी बार लगाया गया है और कितने दिनों तक लगाया जा सकता है। इन तीनों बातों को ध्यान रखेंगे इस अनुच्छेद से संबंधित। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 132 करते हैं। अच्छा, अभी एक बात बता दूं कि पूरे करने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मैं डेस्कटॉप पे लिखने वाला प्रावधान नहीं जानता हूँ कि कैसे लिखा जाता है। अगर वो लिखने मुझे आ जाए तो सारे ऑप्शन को लिख लिख के बताने लगूंगा और उसमें थोड़ा समय तो लगता है लेकिन बहुत बढ़िया उससे समझ में आता है। कुछ दिनों पहले तक एक यूट्यूब पे चैनल था लॉ से संबंधित, वो कोई मैडम थी, इन डीप एनालिसिस करती थी सारे क्वेश्चनों का। बहुत बड़ा समय लग जाता था, 2-2.5 घंटा, लेकिन बहुत अच्छा से डीप हो जाता था और समझ में भी वो आता था, रिवाइज करने में आसान रहता था। लेकिन अभी वो अपना चैनल बंद कर दिए, पिछले 1 सालों से उस पर कोई अपडेट नहीं आया है या वो बंद हो गया है, मुझे मालूम नहीं। वैसा करने से बहुत अच्छा हो जाता अगर लिखने वाला रहता मेरे पास। तो फिलहाल वैसे ही हम लोग करते हैं, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस was decided by full bench consisting of 13 जजेज ऑफ द अपेक्स कोर्ट। तो अभी तक न्यायिक इतिहास में इतना बड़ा बेंच नहीं बना है जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में 13 जजेज का बेंच था। अभी तक इससे छोटा बेंच ही बना है और सबसे ज़्यादा दिन सुने जाने वाला भी केस था। इसके बाद से अयोध्या केस आया है, वो भी 56 दिनों तक सुना गया था। इसके सीक्वेंस में आप देख लेंगे 3 केसेस हैं, सबसे बड़ा दिन सुनने में अभी भी केशवानंद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। इसमें क्या पूछा है? अंडर विच आर्टिकल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में स्यू और बी स्यूड बाय द नेम ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट रिस्पेक्टिवली। तो जो राज्य हैं और केंद्र सरकारें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अमुक स्टेट ऑफ
यूपी, स्टेट ऑफ बिहार, इस तरह से जो लिखा रहता है वो प्रावधान आर्टिकल 300 में दिया गया है। और ये आर्टिकल 300 को आप पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 300 के जो शब्द हैं, व्यवस्था है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इन दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे। फिर 134 में आ जाते हैं हम लोग। इसमें क्या पूछा गया है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये बात कहा गया था कि राइट टू लाइफ जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में है उसमें मरने का अधिकार नहीं है। और आगे इसी से अरुणा बान साहबान का केस था, उसमें भी कहा गया मरने का अधिकार नहीं है। लेकिन कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस डिसाइड हुआ है जिसमें पैसिव इथेनेसिया के बारे में बात किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार भी राइट टू लाइफ में शामिल है। तो कॉमन कॉज का केस आप लोग देख लेंगे। इस ऑप्शन में ये राजेश रंजन यादव, पप्पू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ ये सीबीआई का केस है, ये वेल से रिलेटेड है। और रुदल शाह जुडिशियल कस्टडी से संबंधित है। केसेस को देखेंगे आप और बुलेट फॉर्म में लिखते चलेंगे, तब याद रहेगा। अपने नोटबुक अवश्य रखें, सबको चैप्टराइज करके, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बातें वन लाइनर बना के एक जगह, आईपीसी की एक जगह, कॉन्ट्रैक्ट की एक जगह। इससे क्या होता है कि रिवाइज करने में आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले 2-2.5 घंटे में ही लगभग मेन पॉइंट रिवाइज कर जाते हैं। इससे बहुत अच्छा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। विच आर्टिकल डील विद द एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा अनुच्छेद एडवाइजरी जुरिडिक्शन से रिलेटेड है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन में क्या होता है, प्रेसिडेंट किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस मांगते हैं, उसे एडवाइजरी जुरिडिक्शन कहते हैं, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 143 में दिया गया है। और कितने जजेस की बेंच एडवाइस देगी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें 5 जजेस होंगे, वहीं प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे। किस विषय पे देंगे, तो जो लॉ से संबंधित विषय है। इसमें भी कई केसेस हैं, रिलीजियस मैटर, कास्ट मैटर और यूजलेस मैटर पे नहीं दिया जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। इसमें क्या पूछा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रेफर टू एज द ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, इसी को कहा जाता है। इसी को बाबा साहब भी, इसकी आत्मा भी बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 137, इसमें पूछा गया है विच केस इज़ पॉपुलरली नोन एज द मंडल केस। बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडल केस के नाम से कौन जाना जाता है, तो इंदिरा साहनी का केस। इंदिरा साहनी का जो केस है, इसको मंडल केस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 पूछता है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एक्ट विच कम इनटू फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फोर्स टिल डेट बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से आज भी लागू है। तो जो भी पहले के संविधान लागू होने से पहले की विधि हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एविडेंस एक्ट, यानी जितने भी अधिनियम हैं, वो पावर कहाँ से प्राप्त करते हैं अभी इन्फोर्सेबल होने के लिए, तो आर्टिकल 372 से। 372 को पढ़ेंगे आप तो स्पष्ट हो जाएगा, और इसको मार्क कर लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 372। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, द फॉलोइंग केसेस डील विद द डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर जो है ना, वो दोनों केसों में बताया गया था। बहराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, और ये है बसेसरनाथ, ये यहाँ स्पेस रहेगा, बसेसरनाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। इन दोनों में कहा गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर के बारे में बात किया गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, द प्रिंसिपल ऑफ मैग्ना कार्टा वाज इवॉल्व्ड एज अर्ली एज 1215 इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट
विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द मेग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसके दो पार्ट हैं। एक तो कह रहा है कि मेग्ना कार्टा जो 1215 में इवॉल्व हुआ था जून महीने में, वो भारत के संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो पहले आप लोग समझिए कि मेग्ना कार्टा है क्या। संक्षिप्त में, ब्रिटेन में जनता ने अपने राजा से जो कुछ अधिकार मांगे थे उसी को राजा ने अप्रूवल दिया था, जिसे मेग्ना कार्टा के नाम से दुनिया भरों में जाना जाता है। इसके बाद से मेग्ना कार्टा का पावर यानी पार्ट जो अधिकार हैं वो हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। तो हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं अधिकार कि जो फंडामेंटल राइट हैं उसी को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जो स्टूडेंट हैं उनके मन में ये सवाल आएगा, क्या भारत इन सब बातों से अननोन था। तो इस पे मैं आपको अगर इंडियन जूरिस्ट से कंपेयर करके बताऊं तो भारत में पहले ड्यूटी के बारे में ज़्यादा बात होती थी। जैसे महाभारत पर्व में इसका रेफरेंस आता है, या फिर ऋग्वेद में, कि दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें जो खुद के लिए खुद को पसंद ना हो। यानी ड्यूटी आप पे इम्पोज किया जा रहा है, आप वो व्यवहार ना करें किसी और से जो आप खुद नहीं चाहते हैं। लेकिन संविधान में सिर्फ अधिकार दिया गया है। वैसे ही महावीर स्वामी का कोटेशन आप याद करिए, जिन्होंने कहा था जियो और जीने दो। जियो, आप खुद जियो लेकिन जीने दो। इस तरह से अधिकार और दायित्व दोनों साथ साथ चल रहे थे। या गीता में जैसे कहा गया कर्म करो, फल की प्रतीक्षा ना करो, मतलब ड्यूटी ज़्यादा इम्पोज किया जा रहा था। लेकिन संविधान में हमारे पहले फंडामेंटल राइट दिया गया, बाद में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ड्यूटीज़ को भी इंक्लूड कर लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। इसमें पूछा गया है, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 16(4)A एंड 16(4)B follow from article 16(4) which does not alter the basic structure of article 16(4) and are valid। ये एम नागराज का केस है, 2007 में डिसाइड हुआ, जिसमें क्या कहा गया प्रमोशन से रिलेटेड बातों को आप देख लेंगे। इसको केसेस जो याद हो करते हैं ना हम लोग, तो उसको आप देखिए कैसे याद, केसेस क्या किया जाता है। जो फंडामेंटल राइट पार्ट में केस दिए गए हैं लगभग सारे बेयर एक्ट में दिए गए हैं। यदि आप इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं या हिंदी माध्यम के, वहाँ से सारे केसेस का एक आपको नोट बनाना ही होगा। लिस्ट सबके पास है, हम लोग के पास भी है। उसमें किसमें जजेस कौन कौन थे, मुख्य रूप से सीजेआई कौन थे, और उसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या शामिल था। केसेस तो वैसे 400 पेज, 300 पेज, 200 पेज के होंगे, सारे नहीं जानने हैं। उसमें मूल बातें क्या है। अब जो छात्र कोचिंग नहीं कर रहे हैं वो केसेस को कैसे करेंगे। तो एक केस मैं आप लोगों को डाउनलोड करके कभी दिखाऊंगा कि उसमें से कैसे बिना पूरा केस पढ़े हुए अपनी काम की बातें 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं अपने नोटबुक में याद करने के लिए। वो मैं दिखा दूंगा केसेस को कैसे पढ़ें। अगर आपको समय हो तो पूरा केस पढ़ें, जो कि पढ़ने में अच्छा लगता है, और पढ़ने लगेंगे तो प्रतिदिन एक केस आप पढ़ने लगेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। आर्टिकल 50 डील विद सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द। ये आर्टिकल 50 सीधा सीधा पढ़ेंगे बेयर एक्ट, उसमें दिया है पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, उसमें दोनों को सेपरेशन की बात किया गया है। तो ये सीधा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बेयर एक्ट ही डायरेक्ट इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 143, इसमें क्या दिया पूछा गया है, हु हैज़ द पावर टू रिमूव एनी डिफिकल्टीज particularly in relation to the transition from the provision of the Government of India Act 1935 to the provision of the Constitution। ये जब संविधान लागू हो रहा था तो उस समय जो डिफ़िकल्टी दिख रही थी उनसे संबंधित बातों के संबंध में था। इसमें प्रेसिडेंट के पास ये पावर दिया गया है आर्टिकल 392 में। ये भी बेयर एक्ट ही है। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144, विच आर्टिकल डील विद सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय पार्ट 3 एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप पहले समझिए, इसका फ्रेमवर्क समझिए। जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है
वो हमेशा लागू रहेंगे, कंटिन्यू बने रहेंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ बताई गई हैं। कहाँ बताई गई हैं? आर्टिकल 359 में बताई गई हैं कि जब देश में इमरजेंसी लागू होगा तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन आर्टिकल 20 में जो अधिकार दिए गए हैं और आर्टिकल 21 में दिए गए हैं वो इमरजेंसी में भी लागू रहेंगे। ये महत्वपूर्ण एक केस है, देश में इमरजेंसी जब लगी थी उस संबंध में। आप लोगों को सर इसको विस्तार से पढ़ाए होंगे, इस पर मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं लग रही है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 12। तब देखिए स्टेट कौन सा है, स्टेट का डिफिनेशन दिया हुआ है, इसका लिस्ट बनाना है आप लोगों को। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैं बता दूंगा या आप कहीं बुक से पढ़ लेंगे, नहीं हो पाएगा। आर्टिकल 12 में आप लोगों को 10-12 पॉइंट है कि कौन सा राज्य है और कौन राज्य नहीं है, दोनों को याद करना होगा, इसको एकदम मेमोराइज करना होगा, तब पता चलेगा। जैसे इसमें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड स्टेट है, एनसीईआरटी नहीं है, तो इसमें पूछा जाता है क्या नहीं है, तो एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं है। जुडिशियरी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल फंक्शन, तो देखिए जो जुडिशियरी है वो नहीं है, राज्य नहीं है। क्यों नहीं है? जुडिशियरी दो फंक्शन को करता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और एक न्याय देने का काम। तो जब वो न्याय देता है, जुडिशियरी जब न्याय देती है तो राज्य नहीं है, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है तो वो राज्य है। ये बात कहाँ बताया गया है? तो नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बताया गया है। इस दोनों पॉइंट को, डिफरेंस को आप समझिए, नहीं तो ऐसे अगर ऊपर ऊपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर जुडिशरी से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो जुडिशरी एक समय राज्य की परिभाषा में आएगी, एक समय नहीं आएगी। राज्य की परिभाषा में कब आएगी? जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेगी तो राज्य की परिभाषा में आएगी, और जब वो न्यायिक फंक्शन करेगी, न्याय देगी, तो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 146 हम लोग देखते हैं, इन विच केस इट हैज़ बीन हेल्ड दैट द राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। इस केस क्वेश्चन में पूछा गया है कि झंडा फहराने का अधिकार सारे नागरिकों का फंडामेंटल राइट है। ये किस केस में कहा गया? तो ये फेमस केस नवीन जिंदल के केस में कहा गया था, नवीन जिंदल के केस में कहा गया था। और इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में क्या कहा गया था कि रूल ऑफ लॉ के बारे में इसमें बताया गया था। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उनका एमपी का कैंडिडेशन मतलब इनवैलिड कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा, इसी के बाद से इमरजेंसी लगी थी। तो इसमें फेयर इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ये सब बताया गया है। अशोक ठाकुर का ये रिजर्वेशन से संबंधित केस है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, अ ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो है वो दोनों लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सीटिंग के लिए कॉल करते हैं। तीन महत्वपूर्ण यहाँ पे हैं कि कब कब ज्वाइंट सेशन हुआ है। तो पहला ज्वाइंट सेशन डॉरी एक्ट के लिए हुआ था, दूसरा पोस्टल से संबंधित था। 3 बार हुआ है, 3 बार ये पूछा जाता है मेरे जहन में जो है। ठीक है, अभी क्लियर नहीं है, कभी और आएगा ये क्वेश्चन तो क्लियर करके बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 148, तो जो क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा गया द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कोटेशन पूछा गया है, देकर के 4 ऑप्शन क्या सही है। तो उनके संबंध में जो सही इसमें है विकल्प सी सही है। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं, अपने आप सही हो जाएगा। शैल बी इलेक्टेड, वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड होंगे बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ये कोई स्कूल वाला कॉलेज नहीं है, इलेक्टोरल कॉलेज एक मिल करके बनेगा लोकसभा और राज्यसभा, कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ proportional representation by means of single transferable vote, and the voting at such elections shall be सेक्रेट बैलेट। ये आर्टिकल जो वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है वही का डायरेक्ट कोट पूछ लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149,
The 10th schedule, which deal with provision as to disqualification on ground of defection, is contained in which all the articles of the constitution. तो देखिए, जो सदस्यों के डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित बात है वो 2 आर्टिकलों में दिया गया है। एक है आर्टिकल 102 सब आर्टिकल 2, इसमें कौन लोग डिस्क्वालीफाई होंगे, तो पार्लियामेंट के सदस्य डिस्क्वालीफाई होते हैं। और 191(2) में राज्य के जो विधायक हैं वो लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रावधान 2 जगह दिया गया है, 102(2) में और 191(2) में। सिंपल सा ये है। फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 150 पे। इसमें क्या पूछ रहा है, द फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन आर। फंडामेंटल राइट जो हमारे पार्ट 3 में दिया है, 2 तरह से दिया है। एक केवल नागरिकों को दिया है और दूसरा सभी को दिया है। तो जो सिटीजन शब्द आएगा आर्टिकल में तो समझ लेंगे नए स्टूडेंट कि वो नागरिकों की बात कर रहा है, और जहाँ पे एनी पर्सन आएगा तो आप लोग समझ लेंगे कि सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों की बात कर रहा है। तो इसको लिख लेंगे आप, जैसे बैरेक्ट है ना उसी बैरेक्ट में ही लिख लिया करिए नए स्टूडेंट हैं तो। कौन कौन से आर्टिकल संबंधित है सिटीजन से, तो आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। इस तरह से इसमें 150 क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर दिया। कहीं स्लिप ऑफ टर्न बोलते वक्त हो गया हो तो उसको प्लीज़ माफ़ करना, अभी मैं सीख रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। एडिट करने का कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं। हिंदी का भी क्वेश्चन कराने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, हिंदी माध्यम में भी, और ऐसे ही एक एक सेट पहले सबका करता हूँ। फिर अगला कॉन्ट्रैक्ट या टीपीए का करेंगे हम लोग, इसके बाद सारे का धीरे धीरे कर देंगे। और मेरे पास मेंस के लिए भी मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स, कोचिंग का नोट्स, लॉ कॉलेज का नोट्स बहुत सारा है। समय मिलेगा ऐसे ही ऑब्जेक्टिव के बाद मेंस का भी मैं टाइप करके अपलोड करते रहूँगा। यदि आप लोगों को उससे लाभ मिलेगा तो बेनिफिट लीजिएगा, अन्यथा देख करके एक अपना विज़न व्यू बनाइएगा कि इस तरह से बना सकते हैं नोट्स या ऐसे लिखना चाहिए। जो भी हो आप लोगों के लिए धीरे धीरे मैं करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।